सुप्रभातम छात्राः। कक्षा 9वीं 10वीं के छात्रों के लिए संस्कृत व्याकरण व्याकरण विधि द्वितीय अध्याय संज्ञा एवं परिभाषा। व्याकरण विधि के प्रथम अध्याय में वर्ण विचार का हमने अध्ययन किया। अब इस द्वितीय अध्याय में संज्ञा और परिभाषा का अध्ययन करेंगे। सीबीएसई हो चाहे स्टेट बोर्ड, दोनों बोर्ड के 9वीं 10वीं के संस्कृत छात्रों के लिए यह व्याकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसीलिए सभी मन लगाकर सुने। संज्ञा एवं परिभाषा प्रकरण। व्यावहारिक सुविधा के लिए प्रत्येक व्यक्ति या पदार्थ को किसी न किसी नाम से अभिहित किया जाता है। व्यावहारिक सुविधा के लिए, व्यवहार में सुविधा हो, इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति अथवा पदार्थ को, वस्तु को किसी न किसी नाम से अभिहित किया जाता है। इसी नाम को संज्ञा भी कहते हैं। इसी नाम को संज्ञा कहते हैं। परिभाषाओं का बहुत महत्व होता है। इसका प्रयोग लाघव के लिए किया जाता है, लाघव लघुता के लिए। संज्ञाओं एवं परिभाषाओं को समझने से व्याकरण द्वारा व्याकरण प्रक्रिया को समझने में सहायता मिलती है। कुछ संज्ञाएं एवं परिभाषाएं नीचे दी जा रही है। अभी कुछ संज्ञाएं और परिभाषाएं दी जा रही है। इस संज्ञा को आप याद रखें, परिभाषा को भी याद रखें। आगम, आगम किसे कहते हैं? किसी वर्ण के साथ जब दूसरा वर्ण मित्रवत पास आकर बैठकर उससे संयुक्त हो जाता है, तब वह आगम कहलाता है। सूत्र है मित्रवदागमः, मित्रवत आगमः। आगम किसे कहते हैं? जो मित्र के समान होता है। मित्र जैसे मित्र के पास आकर बैठता है और उससे संयुक्त हो जाता है, घुल मिल जाता है, उसे आगम कहते हैं। जैसे वृक्ष प्लस छाया, वृक्ष छाया। पहले वृक्ष और छाया में च नहीं था और बाद में उदाहरण के बाद वह आया, तो ये जो च है यह वृक्ष के अ एवं छाया के छ के मध्य में च का आगम हुआ है, अर्थात वह मित्र के समान है, उसमें संयुक्त हो गया है। अभी देखिए परिभाषा आदेश। आदेश की परिभाषा क्या है? ध्यान दें। किसी वर्ण को हटाकर जब कोई दूसरा वर्ण शत्रुवदादेश, शत्रुवत आदेश। जैसे एक के स्थान पर दूसरे का आगमन होता है और वह जो मिलता है शत्रु की भांति वह बैठता है, उसे आदेश कहते हैं। जैसे यदि प्लस अपि, इसमें ई के स्थान पर यह आदेश हुआ है। यण संधि में आप पढ़ेंगे। यह आदेश पूर्व वर्ण के स्थान पर अथवा पर वर्ण के स्थान पर हो सकता है, चाहे पूर्व वर्ण हो अथवा कभी कभी पर वर्ण के स्थान पर भी वह हो सकता है। पूर्व तथा पर दोनों वर्णों के स्थान पर दीर्घादि रूप में एकादेश भी होता है। कभी कभी पूर्व और पर दोनों वर्णों के स्थान पर एक आदेश होता है। तो समझ में आया? आदेश किसे कहते हैं? एक जाता है और उस एक वर्ण को हटाकर दूसरा वर्ण उसके स्थान पर शत्रु की भांति बैठता है, उसे कहते हैं आदेश। अब ध्यान दिए, उपदा किसे कहते हैं? किसी भी शब्द के अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण को उपदा कहते हैं। जैसे चिंत में अंतिम वर्ण है त और उससे पूर्व न उपधा है। अलुंत्यात पूर्व उपदा। जैसे महत में अंतिम वर्ण है त
और त से पूर्ववर्ती ह में विद्यमान अ उपदा संज्ञक है। ध्यान में आया? किसी भी शब्द के अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण को उपदा कहते हैं। अभी ध्यान दे, पद कैसे कहते हैं? इस प्रत्यय एवं तिप तस जी आदि क्रियापदों में आने वाले 18 प्रत्यय विभक्ति संज्ञक होते। सु औ जस आदि तथा धातुओं के ति तह अंति आदि विभक्तियों के जुड़ने से सुबंत और तिंगंत शब्दों की पद संज्ञा होती है। सुप्तिगंतम पदम, यह पाणिनि महर्षि का जो अष्टाध्यायी ग्रंथ है उसका वह सूत्र है। यथा रामः, रामौ, रामाः, उसी प्रकार भवति, भवतः, भवन्ति। केवल पठ, नम, वद तथा राम इत्यादि को पद नहीं कहा जाता है। जब ती तह अंति अथवा सु औ जस ये प्रत्यय लगते नहीं तब तक किसी को भी पद नहीं कहा जा सकता है। संस्कृत भाषा में जिसकी पद संज्ञा नहीं होती उसका वाक्य में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अर्थात विभक्ति के प्रत्यय और धातु के प्रत्यय जब तक प्रातिपदिक में नहीं लग जाते तब तक उसका हम वाक्य में प्रयोग नहीं कर सकते। अपदम न प्रयुंजित, जो पद नहीं है उसका प्रयोग ना करे। निष्ठा, निष्ठा किसे कहते हैं? त और उसमें शेष रहता है त, और तवतु प्रत्यय उसमें शेष रहता है तवत। प्रत्ययों को निष्ठा कहते। तक तवतु निष्ठा, इनके योग से भूतकालिक क्रियापदों का निर्माण किया जाता है। जैसे गतः, गतवान। त प्रत्यय होता है तो गम धातु को त प्रत्यय करने पर गत होता है। गम धातु को तवतु प्रत्यय अभी विकर्ण किसे कहते हैं? धातु और तिंग प्रत्ययों के बीच में आने वाले शप, शन, स्नु आदि प्रत्यय विकर्ण कहलाते हैं। यथा भवती में भू प्लस ती के मध्य में शप हुआ है। भू प्लस अ प्लस ती भवती। विकर्ण के भेद से ही धातुएं 10 विभिन्न गणों में विभक्त होती है। संयोग, संयोग किसे कहते हैं? ध्यान दे, संस्कृत में संयोग एक महत्वपूर्ण संज्ञा के रूप में प्राप्त होता है। यह एक पारिभाषिक शब्द है। महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी में इसका अर्थ हलोनंतराः संयोगः ऐसा किया है। अर्थात स्वर रहित व्यंजनों को हल के व्यवधान रहित सामीप्य भाव को संयोग कहते हैं। यथा महत्वम में तत्, त, तथा व का संयोग है। इसी प्रकार राम उद्यानम गच्छति, उद्यानम में द और य तथा गच्छति में च और छ का संयोग है। एक ही शब्द में अ के अथवा किसी भी स्वर के व्यवधान रहित जो व्यंजन सामने सामने आते हैं तो वो एक दूसरे में संयुक्त हो जाते हैं, उसी को हम संयोग कहते हैं। स्वर रहित व्यंजन अगर सामने आ जाए तो उसको जोड़ देते हैं, उसी को संयोग कहते हैं। अयम रामस्य ग्रंथ अस्ति, ग्रंथ में ग और र यह इसका संयोग है, तथा न और थ इसका भी संयोग है। अस्ति में स और त का संयोग है। अभी संहिता किसे कहते हैं? वर्णों के अत्यंत सामीप्य अर्थात व्यवधान रहित सामीप्य को संहिता कहते हैं। परः सन्निकर्ष संहिता, वर्णों की संहिता की स्थिति में संधि कार्य होते हैं। जैसे
वाक प्लस ईशः में क प्लस ई में संहिता अत्यंत समीपता के कारण संधि कार्य करने से वागीश पद बना है। वर्णों के अत्यंत सामीप्य अर्थात व्यवधान रहित सामीप्य को संहिता कहते हैं। क और ई इसमें कोई बीच में व्यवधान नहीं है, इसलिए उसको जोड़ना और उसी को संहिता कहते हैं। अत्यंत समीपता उसी को संहिता कहते हैं। संप्रसारण यण यण यानी य व र ल के स्थान पर इक यानी ई उ री ली के प्रयोग को संप्रसारण कहते हैं। इग्यणः संप्रसारणम। जैसे यज इज इज्जते, वच उच उच्यते। इस जगह यज के स्थान पर इज हुआ है इज्जते। उसी प्रकार वच धातु है, उसका संप्रसारण होकर उच्च होता है और उच्यते रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार यह द्वितीय प्रकरण हमारा यही समाप्त हो।